दोस्तों, आज हम जिस भौतिक घटना को सुनने वाले हैं वो बंगाल के ही एक गांव की सच्ची हॉरर स्टोरी है, जिसमें एक शैतानी जिन ने एक लड़के को झांसा देकर उसे अपने वश में कर लिया था। इसलिए दोस्तों, इस घटना को अच्छे से समझने के लिए हम इस घटना को उसी लड़के के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनेंगे जिसके साथ ये घटना कई सालों पहले घटा था। दोस्तों, मेरा नाम सुजीत है। उस वक्त मैं करीब 17 साल का था जब ये सब मेरे साथ हुआ था, यानी कि साल 1995 में। तब आजकल के जैसे गांव में ना तो लाइट्स हुआ करते थे और ना ही उतना बिजली हुआ करता था। यहाँ तक कि लोग रात के 9 बजे ही खा पीकर सो जाया करते थे और जो घर होता था वो ज़्यादातर कच्ची मिट्टी का बना होता था। मुझे आज भी वो दिन याद है जब ये सब शुरू हुआ था, क्योंकि उस गर्मी के मौसम में पेड़ों में लगे हुए आम हाल ही में पकने लगे थे, जिसमें इसी बीच मैंने अपने बचपन के दोस्त यानी कि शिबू के साथ मिलकर उन्हें चुराने का तरकीब बनाया, क्योंकि इसमें तब हमें मज़ा भी आता था और साथ में हमें आम खाने भी मिलते थे। यानी कि हम दोनों ने ये सब पहले भी किया था, जिसके वजह से पहले के तरह ही हमने ये तरकीब बनाया कि रात में सबके सोने के बाद हम आम के बगीचे में जाकर आम चुराएंगे। इसलिए मैं पहले के तरह ही रात को सबके सोने के बाद एकदम तैयार बैठा था। वैसे तो हम दोनों इस चीज़ के लिए रात के 11 बजे के बाद ही निकलते थे ताकि कोई हमें देख ना ले, लेकिन उस रात न जाने क्यों शिबू थोड़ा जल्दी आ गया। तब यही कोई 10:30 बजे होंगे जब मेरे खिड़की की तरफ से शिबू मुझे धीमी आवाज में बाहर बुला रहा था। इसलिए मैं चुपचाप बिना कोई आवाज किए घर से बाहर निकल गया। हालांकि मैं उससे जल्दी आने का कारण पूछ तो सकता था, लेकिन मैंने ये सोचकर नहीं पूछा कि शायद उसे घर जल्दी जाना होगा। लेकिन न जाने क्यों जब से मैं घर से निकला था उसने एक भी बार मेरी तरफ मुड़कर नहीं देखा। यहाँ तक कि वो मुझसे 10-15 कदम आगे चल रहा था और वो भी बिना टॉर्च के। हालांकि मैंने तेज चलकर उसके पास जाने का कोशिश तो किया था, लेकिन न जाने क्यों वो मुझसे और भी दूर होता जा रहा था। हालांकि 10-15 मिनट चलने के बाद हम उस आम के बगीचे में पहुंच गए थे, लेकिन जहां एक तरफ मैं थोड़ा सा डरा हुआ था वहीं दूसरी तरफ शिबू एक आम के पेड़ पर चढ़ भी चुका था, जिसकी वजह से ये सब मुझे थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि पास में ही कब्रिस्तान होने की वजह से वहां पर मुझसे ज्यादा तो शिबू को डर लगता था। और रही बात पेड़ पर चढ़ने की, तो वो उस पर इतना कमजोर था कि वो बिना मदद के किसी पेड़ पर नहीं चढ़ सकता था। लेकिन उस रात उसे इतने तेजी से पेड़ पर चढ़ता हुआ देखकर मैं बहुत ही हैरान था। मैं तब समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। इसलिए मैं उसे एक टहनी पर बैठा हुआ देखकर बड़े ही हैरानी के नजर के साथ उस पेड़ पर चढ़ने लगा जिस पर शिबू था। वहां पर बहुत ही ज्यादा अंधेरा होने की वजह से मैं अपना टॉर्च मुंह में लेकर उस पेड़ पर चढ़ रहा था, लेकिन शिबू के पास पहुंचते ही मैंने जो देखा उसे देखकर ही डर के मारे मेरा जान निकल गया था। क्योंकि जैसे ही मैं शिबू के पास पहुंचा और मेरे टॉर्च का रोशनी उसके मुंह पर पड़ा, मैंने देखा कि वो मेरी तरफ देखते हुए अपना दांत दिखाकर बहुत ही अजीब तरीके से हंस रहा है, और उसकी आंखों की जो पुतलियां थी वो न जाने क्यों बहुत ही बड़ी थी, जिनसे वो मेरी तरफ ऐसे देख रहा था कि वो अभी ही मुझे खा जाएगा। जिसमें इसी बीच उसने भारी आवाज में कहा, क्या हुआ, तू रुक क्यों गया, जल्दी से ऊपर आ। उसका ये आवाज सुनकर डर के मारे मैं वहां से नीचे गिर गया। मैं तब इतना डरा हुआ था कि तब मुझे किसी भी चोट का परवाह नहीं था। मैं वैसे ही खड़ा हुआ और वहां से सीधे भागने लगा, लेकिन कहाँ ये तक मुझे नहीं पता था। पर थोड़ा दूर जाते ही गड्ढे पर पैर गिरने के वजह से मैं वहीं गिर के बेहोश हो गया। सुबह जब होश आया तब मैंने देखा कि मेरा पैर असल में किसी गड्ढे में नहीं बल्कि एक पुराने कब्र पर था। यानी कि मैं पूरी रात हमारे गांव के कब्रिस्तान में बेहोश पड़ा था।
लेकिन जैसे ही मैं खड़ा हुआ मेरा पूरा शरीर न जाने क्यों दर्द से कर्रा रहा था। इसलिए जैसे तैसे घर पहुंचने के बाद मैं किसी से बिना कुछ कहे अपने हाथ मुंह धोकर बिस्तर पर लेट गया। लेकिन इसके बाद मेरे साथ जो कुछ हुआ मुझे वो आज भी याद नहीं है, बल्कि इसके बाद से जो कुछ भी हुआ था वो मैंने मेरे पिता से सुना था। इसलिए इसकी आगे की घटना हम उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनेंगे। उस दिन सुबह के 10 बज रहे थे, लेकिन सुजीत न जाने क्यों अभी तक सोकर नहीं उठा था। इसलिए सुजीत की माँ उसे जगाने के लिए उसके कमरे में गई। मैं तब बरामदे में ही बैठा था और तभी मैंने अचानक से एक चीख सुनी। अंदर गया तो देखा सुजीत ने अपनी माँ का गला दबा रखा था। इसलिए मैं तुरंत ही उसे रोकने के लिए भागा, लेकिन कई कोशिशों के बावजूद भी मैं उसे रोक नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसमें 3-4 आदमियों की ताकत है। इसलिए मैंने अपने आसपास के पड़ोसियों को बुलाकर सुजीत को एक चारपाई से बांध दिया। उसकी जो आंखें थी उसकी पुतलियां बड़ी हो चुकी थी, जो कि इतना डरावना लग रहा था कि उसे देखकर हर कोई डरने लगा था। इसलिए मैं तुरंत ही गांव के एक मौलाना के पास भागा, क्योंकि ये सब देखकर मैं ये समझ गया था कि मेरे बेटे पर किसी अलौकिक शक्ति का साया है। लेकिन वो इतना ताकतवर होगा ये ना तो तब मुझे पता था और ना ही उस मौलाना को। वो मौलाना मेरे साथ वहां पहुंचे ही थे कि तभी सुजीत के अंदर का जिन उस मौलाना को देखते ही ये कहने लगा, तेरी बेटी बड़ी प्यारी है, तो तू आखिर उसे बचाने के बजाय यहाँ क्या कर रहा है? जा जल्दी से अपने घर जा। तेरी बेटी तालाब के किनारे खेल रही है, कहीं वो उसमें गिर ना जाए। जिसको सुनते ही वो मौलाना मेरे घर से तुरंत ही चले गए। बाद में ये सुनने को आया कि उनकी जो बेटी थी वो वाकई में डूबकर मरने वाली थी, जो कि उस मौलाना को घर पहुंचने के बाद पता चला। इसलिए अपने परिवार को खतरे में देखकर वो मौलाना साहब ये समझ चुके थे कि ये उनकी बस की बात नहीं है। इसलिए उन्होंने पहुंचे हुए पीर बाबा को मेरे घर बुलाया। लेकिन उनको देखकर भी वो जिन हंसते हुए ये कहने लगा, समय रहते चले जा, नहीं तो मुझे अगर मौका मिला तो मैं तेरे पूरे खानदान को मार दूंगा। मेरे बेटे के मुंह से ये सब सुनकर मेरी दिल की धड़कनें और भी तेज हो गई थी, क्योंकि मुझे इस बात का डर था कि कहीं वो पीर बाबा भी इन बातों को सुनकर मदद के लिए मना न कर दे। लेकिन वो पीर बाबा इसके बाद भी वहां से नहीं गए, बल्कि उन्होंने विधि को शुरू करने से पहले 4 कील लेकर घर के चारों तरफ गाड़ दिया, ताकि उस घर बंधन के जरिए वो उस जिन को भागने से रोक सके। जिसको करते ही उस पीर बाबा ने सुजीत के सामने एक बोतल रखा और फिर अपना एक माला सुजीत के गले में डालकर किसी तरह का मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया, जिसको देखकर मैं सह नहीं पा रहा था, क्योंकि सुजीत उन मंत्रों के वजह से इतने तकलीफ में था कि वो दर्द के मारे बहुत ही बुरे तरीके से छटपटा रहा था। जिसको देखकर एक बार के लिए तो मैंने उस विधि को बीच में ही रोकने के लिए बोल दिया था। लेकिन उस पीर बाबा ने तब तक अपना विधि जारी रखा जब तक कि वो जिन अपने सामने रखे बोतल में नहीं चला गया, क्योंकि उसके अलावा उस जिन के पास कहीं और जाने का रास्ता नहीं था। इसलिए उस शैतानी जिन को सुजीत से अलग करने के बाद उस पीर बाबा ने मुझे वो बोतल लेकर ये कहा, शाम होते ही उसे नदी में फेंकने के लिए कहा। जिसके बाद से सुजीत धीरे धीरे फिर से ठीक होने लगा था। हालांकि इस घटना के बाद सुजीत ने शिबू से मिलकर उस रात के बारे में पूछा था, जिस रात उन्होंने आम चुराने का फैसला किया था। जिसके बारे में बात करते हुए सुजीत को ये पता चला कि शिबू उस रात ठीक 11 बजे उसके घर आया था, लेकिन बार बार बुलाने पर भी कोई जवाब न पाकर शिबू वापस घर लौट गया था, ये सोचकर कि शायद सुजीत सो गया होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और जाते जाते सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल आइकन को दबाना मत भूलना।
ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस जल्द से जल्द मिल सके।